Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम आपको टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है, किस तरह से हर स्टेटमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ वॉच दिस सीरीज़ फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ताकि आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें हमारी इस क्लास का। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसीडर द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन्वॉल्विंग इंडिया। यहाँ पर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज के नेम्स हैं जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होती है एंड वी हैव टू चेक विच ऑफ द अबव आर द बाईलेटरल एक्सरसाइजेज दैट आर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज़ इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको चेक करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है क्या उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सेकेंड कंट्री है डज इट बिलोंग टू साउथ ईस्ट एशिया और नॉट। ओके, तो यहाँ पर लेट्स चेक। द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज़ हरिमऊ शक्ति। ये कौन से कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज का नाम है? तो ये एक बाईलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच होती है। ओके, तो ये जो हरिमऊ का मतलब होता है यहाँ पर टाइगर इन मैले विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, एंड इस एक्सरसाइज का मेन फोकस है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। ओके, सो डेफिनेटली द फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। हरिमऊ शक्ति जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में है एंड येस मलेशिया इज़ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट। द सेकेंड ऑप्शन गिवन इज़ विनबैक्स, एंड टॉकिंग अबाउट विनबैक्स ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री वियतनाम। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर जो वियतनाम है इट इज़ ऑल्सो अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। द थर्ड वन हियर गिवन इज़ मैत्री। मैत्री नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है थाईलैंड के साथ में, एंड डेफिनेटली थाईलैंड इज़ ऑल्सो अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मीन्स इट कम्स अंडर द एशियन रीजन, राइट। सो द थर्ड one is also perfectly fine. And talking about the fourth one, that is nomadic elephant. Nomadic elephant is the exercise between which two countries? India and the other country is Mongolia. Okay, and talking about Mongolia, ये एक country है हमारे ईस्ट या फिर सेंट्रल एशिया में, so it does not lie in the southeast Asia region, right? So you have to think here कि ऑल्दो ये जो कंट्री है ये एशियन कंट्री है, बट सिंस इट लाई इन द ईस्ट और सेंट्रल एशिया एंड इट डज नॉट लाई इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, दैट्स वाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. ओके, सो द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वर perfectly fine. Which of the above are the bilateral exercises conducted between India and the countries in the Southeast Asian region? So your correct answer is the option that is 1, 2 and 3 only. Okay, so you can see the answer here. And now if we talk about the winbacks exercise, it is a bilateral exercise between India and Vietnam as we have seen it. And talking about winbacks, the purpose is to enhance the cooperation in jungle warfare and the counter insurgency. And Vietnam जो है वो अपना border share करता है with China, but it is not the part of Southeast Asia's mainland combat alliances. Okay, now if we talk about Maitri, मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप होता है इन संस्कृत, एंड थाईलैंड हमारा की मेंबर है एशियान का, एंड बाय द वे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियान? इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट. And now at last if we talk about the country Mongolia, it is a landlocked country that is located between Russia and China in the east or you can say Central Asia. गोबी डेजर्ट के बारे में बहुत बार हमने बात करी है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट एंड ये मंगोलिया में ही लोकेटेड है. ओके, सो फोर्थ ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड, रेस्ट 3 वर फाइन. सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 1, 2 and 3 only. Moving to second question, which of the following sites in Cambodia are significant to India's cultural diplomacy and heritage conservation efforts? Select the correct option. Here again you have to check two things. First of all, the given temple, does it lie in the country Cambodia or not? And the second thing you have to check is कि क्या वो इंडिया के cultural diplomacy and heritage conservation efforts का हिस्सा है या फिर नहीं. Okay, the first one here is Angkor Wat Temple. ये largest religious monument है पूरी दुनिया का. Originally इसको construct किया गया था as a Hindu temple that was dedicated to Lord Vishnu.
एंड ये डेफिनेटली कैम्बोडिया कंट्री में लोकेटेड है एंड अर्ली 12th सेंचुरी में इसको हमने डेवलप किया था. ओके, सो येस, एंकोर वॉट टेम्पल जो आपका है इट अंडरवेंट द रेस्टोरेशन वर्क बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय इंडिया इन द 1980s. ओके, सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन. एंकोर वॉट टेम्पल इज़ परफेक्टली फाइन. द सेकेंड वन गिवन इज प्रीन विहार टेम्पल. टॉकिंग अबाउट दिस टेम्पल, ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि कहाँ पर आपको मिलेगा, कैम्बोडिया टू थाईलैंड बॉर्डर पर. कैम्बोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर ये लोकेटेड है. एंड डू रिमेंबर कि ऑल्सो दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इसको ये स्टेटस कब मिला था, 2008 में. एंड ये जो टेम्पल है इसको हमने 11th to 12th सेंचुरी में डेवलप किया था ड्यूरिंग द खमेर एम्पायर. ओके, सो 2 थिंग्स यू हैव टू चेक कि क्या वो कैम्बोडिया में है, तो येस इट लाई इन द कैम्बोडिया कंट्री. एंड क्या ये इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी एंड हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट्स का रिजल्ट है, तो येस, क्योंकि ये जो टेम्पल है इट हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम इंडियन एक्सपर्टीज एंड लीडरशिप इन द कंजर्वेशन एफर्ट्स. ओके, सो सेकेंड इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. एंड लेट्स चेक द थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ द ता प्रोम टेम्पल. टॉकिंग अबाउट दिस टेम्पल, ये करेंटली अगर हम देखें तो मेजर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है. ओके, so the third one is also perfectly fine. The fourth one given is Borobudur Stupa. ये कहाँ पर है? First of all, it does not lie in the country Cambodia, rather it lie in the country Indonesia. Okay, so यहाँ पर ये इंडोनेशिया में है एंड इट इज़ टोटली अनरिलेटेड टू कैम्बोडियाज़ हेरिटेज कंजर्वेशन. तो जो सेकेंड चीज़ चेक करनी थी, इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी एंड हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट, वो आपको यहाँ पर नहीं चेक करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो अनफुलफिल हुआ. एंड सिंस इट डज़ नॉट लाई इन द कंट्री कैम्बोडिया, सो वी डू नॉट नीड टू चेक फर्दर. ओके, सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सिर्फ एलिमिनेट होगा. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर करेक्ट आंसर इज़ 1, 2 and 3. दैट इज़ बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. ओके, Now here we are talking about Archaeological Survey of India. So ये जो बॉडी है ये 1861 में इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए एंड इट मैनेजेस ओवर 3600 मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस इंडिया. ये डिफरेंट आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस एंड रेस्टोरेशन वर्क को कंडक्ट करते हैं नेशन वाइड लेवल पर. राइट, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट बोरबुदुर, ये दुनिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है दैट इज़ लोकेटेड इन द कंट्री इंडोनेशिया. 9th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया था और किस डायनेस्टी ने डेवलप किया था, सो दिस इज़ द शैलेंद्र डायनेस्टी. फाइन, so select the correct option. Your answer is B option 1, 2 and 3 only. Moving to the third question. The Sanjay Gandhi National Park is the only protected area in India to house a significant cluster of rock-cut caves. By what name was this park known during the pre-independence era? संजय गांधी नेशनल पार्क इकलौता प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया का दैट हाउसेज अ सिग्निफिकेंट क्लस्टर ऑफ रॉक कट केव्स. यहाँ पर आपको बहुत सारे रॉक कट केव्स मिलते हैं. आपको बताना है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में इसको किस नाम से हम जानते थे. तो अर्लियर अगर हम देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये जो पार्क है ये कृष्णागिरी नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था एंड ये बहुत ही छोटा एरिया कवर करता है, लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर्स का. बाद में जाके इसको 1969 में एक्सपैंड किया गया एंड इसका नया नाम पड़ा था बोरीवली नेशनल पार्क. ओके, कब पड़ा था? 1974 में. एंड देन बाद में जाके फाइनली 1981 में इसका नाम पड़ा था संजय गांधी नेशनल पार्क. ओके, तो ये जो पार्क है ये नोटेबल है फॉर बीइंग विद इन द मुंबई सिटी लिमिट्स एंड ये ग्रीन लंग्स माना जाता है मेट्रोपोलिस के लिए. ठीक है, सो डू रिमेंबर कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो प्रेजेंट में है इसका पहले नाम था बोरीवली नेशनल पार्क इन द ईयर 1974 एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखेंगे तो इसका नाम था कृष्णागिरी नेशनल पार्क. दैट इज़ बी ऑप्शन. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन. Now talking about संजय गांधी नेशनल पार्क, ये वन ऑफ द फ्यू नेशनल पार्क्स में से है दैट इज़ लोकेटेड विद इन अ मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी विच इज़ मुंबई एंड 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिर्फ कवर करता है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क्स विद इन द सिटी लिमिट्स. एंड ये जाना जाता है अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए इंक्लूडिंग द लेपर्ड्स, डियर्स एंड डाइवर्स बर्ड स्पेशीज़. राइट, एंड कृष्णागिरी की बात करेंगे तो कृष्णागिरी एक डिस्ट्रिक्ट है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड इसका नाम जो है वो कृष्णागिरी हिल्स के ऊपर रखा गया था. ऑल्सो इट इज़ नोन फॉर द मैंगो कल्टिवेशन. ठीक है, स्पेशली यहाँ पर आपको अल्फोंसो वेराइटी मिल जाएगी मैंगोज़ की. फाइन, देन विल टॉक अबाउट ग्रीन लंग्स इन सिटीज़. तो ग्रीन लंग्स का मतलब ये होता है कि ऐसे अर्बन एरियाज दैट इम्प्रूव द एयर क्वालिटी थ्रू वेजिटेशन. ओके, एंड इसको हम कहते हैं ग्रीन लंग्स मुंबई सिटी का. फाइन, मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन. द मायो वोल्केनो which is known for its perfect conical shape is located on the islands of Luzon in the Philippines. To which specific tectonic belt does this volcanic region belong to? मायो वोल्केनो जो कि अपने परफेक्ट कोनिकल शेप के लिए जाना जाता है
कहाँ पर है, तो ल्यूजोन आइलैंड पर ऑन द कंट्री फिलीपींस। आपको बताना है कि ये किस स्पेसिफिक टेक्टोनिक बेल्ट को बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ओके, क्योंकि ये जो फिलीपींस कंट्री है आपकी, इट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसको आप रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वोल्केनोज एंड फ्रिक्वेंट अर्थक्वैक्स विच आर कॉज्ड बाय सबडक्शन जोन्स। ठीक है, तो फिलीपीन सी प्लेट जो है इट सबडक्ट बीनीथ द फिलीपीन मोबाइल बेल्ट, जिससे आपको सिग्निफिकेंट जियोथर्मल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती हुई दिखती है। तो ये जो मायो वोल्केनो है ये आपका स्ट्रैटो वोल्केनो है विच इज़ फॉर्म्ड बाय मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा एंड टेफ्रा, टिपिकल ऑफ दिस टेक्टोनिक सेटिंग। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि ये जो वोल्केनिक रीजन है ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंडर में आता है। एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर द लोकेशन ऑफ मायो वोल्केनो, ये कहाँ पर है, फिलीपींस के ल्यूजन आइलैंड्स पर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। Now let's see some keywords that we have discussed in this question. First of all, we talked about a ring of fire. तो ये एक हॉर्स शू शेप्ड जोन है जहाँ पर 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज लोकेटेड हैं, और ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। एंड रिंग ऑफ फायर एक्सपीरियंस करता है लगभग 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक। ठीक है, सबडक्शन जोन की बात करेंगे तो इट अकर्स जब एक टेक्टोनिक प्लेट आपकी मूव करती है अंडर अनदर एंड देन फाइनली जाके ये सिंक कर जाते हैं मैंटल में। ठीक है, तो ये जोन्स ऑफन क्रिएट करते हैं डीप ओशन ट्रेंचेस को एंड वोल्केनिक आर्क्स को भी। तो ये जो प्रोसेस है पूरा सबडक्शन रिसाइकल ओशनिक क्रस्ट का, इट बैक इनटू द अर्थ मैंटल। ओके, टॉकिंग अबाउट मायो वोल्केनो, ये जाना जाता है अपने नियर परफेक्ट सिमेट्रिकल कोन शेप के लिए। एंड ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है हमारे कंट्री फिलीपींस में, जहाँ पर 50 रिकॉर्डेड इरप्शंस अब तक देखे गए हैं। मायो का जो इरप्शन है उसमें आपको लावा फ्लोज दिखाई देंगे और पायरोक्लास्टिक फ्लोज भी कई बार दिखाई देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट फिलीपीन सी प्लेट, तो ये एक ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट है बीनीथ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस वोल्केनिक रीजन बिलोंग टू सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ओके, मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following terms are associated with the materials ejected during a volcanic eruption? तो इनमें से कौन कौन से टर्म्स जो हैं ऐसे मटेरियल को डिपिक्ट करते हैं दैट आर एजेक्टेड ड्यूरिंग अ वोल्केनिक eruption? लेट्स चेक ईच ऑफ देम। द फर्स्ट वन हियर इज़ लैपिली। तो आपके जो भी पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं ना उसमें लैपिली इंक्लूडेड होता है, न्यूरे अर्डेंटे होता है और प्यूमिस होता है। ठीक है, ये सब इजेक्ट होते हैं ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। लैपली आपके स्मॉल वोल्केनिक स्टोन्स को कहते हैं। ठीक है, न्यू अर्डेंटे का क्या मतलब है, इट इज़ बेसिकली अ ग्लोइंग क्लाउड ऑफ हॉट गैस एंड रॉक मूविंग रैपिडली। एंड यहाँ पर जो प्यूमिस है इट इज़ अ पोरस वोल्केनिक रॉक। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास स्टेलेक्टाइट्स भी हैं बट दे आर मिनरल डिपॉजिट्स बेसिकली, जो आपको केव्स में मिलेंगे एंड दे आर टोटली अनरिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो एलिमिनेट हो जाएगा। रेस्ट 3 आर परफेक्टली फाइन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ओके, वोल्केनिक मटेरियल्स की बात करेंगे तो जो लैपली है ना इसकी जो साइज़ है वो 2 to 64 मिलीमीटर्स तक होता है डायमीटर में। प्यूमिस कैन फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू इट्स हाई पोरोसिटी एंड ट्रैप्ड ग्लास बबल्स। पायरोक्लास्टिक फ्लोज कैन रीच द टेम्परेचर्स ऑफ अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट न्यूरे अर्डेंटे। तो ये एक टाइप है पायरोक्लास्टिक फ्लो का दैट इज़ स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विथ ग्लोइंग एवलांचेस फ्रॉम डोम कोलैप्सेस। एंड ये जो फिनोमेना है इसमें बहुत सारे हॉट गैसेस एंड वोल्केनिक डेब्रिस इन्वॉल्व होते हैं दैट मूव रैपिडली डाउन स्लोप। राइट, टॉकिंग अबाउट द प्यूमिस, ये फॉर्म होता है फ्रॉम रैपिडली कूलिंग लावा विथ हाई गैस कंटेंट एंड कॉमनली आप इनको यूज़ करते हैं एज एन अब्रेसिव इन पॉलिशेस एंड एक्सफोलिएंट्स। तो ये इकलौता वोल्केनिक रॉक लाइट है विच इज़ इनफ टू फ्लोट ऑन वाटर। फाइन, सो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 सही थे आपके, फोर्थ वाला आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक तरह का मिनरल डिपॉजिट है जो यूजुअली आपको केव्स में मिलेगा एंड इट इज़ टोटली अनरिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। मूविंग टू 6th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वोल्केनिक टाइप्स विद देयर फेमस एग्जाम्पल। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वोल्केनो दिया हुआ है एंड इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। वी हैव टू चेक कि कौन सा सही है। शील्ड वोल्केनो है पहला। शील्ड वोल्केनो जो होते हैं आपके ये लो विस्कोसिटी के बजाल्टिक लावा होते हैं जिसके बाद ये एक शील्ड लाइक शेप को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है माउना लोआ दैट लाइज इन हवाई, ये बिल्कुल सही है।
सेकेंड है कंपोजिट वोल्केनो, ये आपके सिमेट्रिकल कोन्स होते हैं जो कि अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लावा और ऐश से बने हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जापान का माउंट फूजी, ये भी सही है। द थर्ड वन इज़ फिजर इरप्शन। फिजर इरप्शन जो है वो लावा को कॉज करते हैं टू फ्लो फ्रॉम लॉन्ग क्रैक्स, जिससे कि लार्ज बेसाल्टिक प्लेट्यूज क्रिएट होते हैं लाइक द डेक्कन ट्रैप्स। ओके, तो यहाँ पर इंडिया का डेक्कन ट्रैप एग्जाम्पल में है, तो ये भी सही है। एंड द फोर्थ वन इज़ डोरमेंट वोल्केनो बैरन आइलैंड दैट लाइज इन अंडमान। तो जो ये आपके बैरन आइलैंड होते हैं ये एक तरह के एक्टिव वोल्केनोज हैं, ना कि डॉर्मेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओनली 1, 2 and 3। फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट सम मोर अबाउट दिस वोल्केनोज, तो शील्ड वोल्केनो की यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें जेंटल स्लोप्स आपको मिलेंगे जो कि फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ लो विस्कोसिटी लावा फ्लोज। माउना लोआ जो है ये हवाई में है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शील्ड वोल्केनो अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो। एंड बजाल्टिक लावा is very common in shield volcano eruptions because of its fluidity, right? Talking about the composite volcanoes, इनको आप स्ट्रैटो वोल्केनोज के नाम से भी जानते हैं। एंड माउंट फूजी जो जापान में है, इट इज़ अ फेमस कंपोजिट वोल्केनो। टिपिकली ये इरप्ट करते हैं एक्सप्लोसिव एंड विस्कस लावा अलॉन्ग विद द ऐश, ठीक है। द थर्ड वन हियर इज फिजर इरप्शन। फिजर इरप्शन लावा को रिलीज करते हैं फ्रॉम द क्रैक्स रेदर दैन अ सेंट्रल वेंट। और जो इंडिया के अंदर डेक्कन ट्रैप्स हैं ये आपके फेमस एग्जाम्पल हैं फिजर इरप्शन के बेसिकली। एंड ये फॉर्म करते हैं फ्रॉम मैसिव फिजर इरप्शंस, राइट। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फिजर इरप्शंस कैन कॉज क्रिएट लार्ज टाइप ऑफ बेसाल्टिक प्लेट्यूज। ओके, बेसाल्टिक प्लेट्यूज आर एसोसिएटेड विथ फिजर इरप्शन। नाउ हियर द थर्ड वन इज बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इकलौता कन्फर्म्ड एक्टिव वोल्केनो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एंड ये कहाँ पर है? ये आपको अंडमान सी में मिलेगा विच इज़ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। अगर हम इंडिया का सदर्न मैप देखें तो ऐसा कुछ दिखता है। एंड यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी के थोड़ा सा साउथ में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड। एंड लक्षद्वीप आइलैंड के भी साउथ में जाएंगे आप तो यहाँ पर कुछ मालदीव्स कंट्री है। इसके बाद यहाँ के साउथ में आप देखेंगे कौन सी एक नेबरिंग कंट्री है, ये हमारी श्रीलंका है, ठीक है। एंड बे ऑफ बंगाल के इधर सदर्न वाले हिस्से में आपका अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड है, ठीक है। एंड हियर कम्स द बैरन आइलैंड। फाइन, तो इकलौता हमारा फिलहाल एक्टिव वोल्केनो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया एंड 1, 2, 3 वर परफेक्टली फाइन। Moving to 7th question, consider the following products or the items. How many of the above are currently covered under the Indian standards for accessible design and mobility aids? हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से items हैं that are correctly covered under the Indian standards for accessible design and mobility aids. तो यहाँ पर ऑप्शन में है tactile guide maps, the second one is portable ramps, the third one is braille signage and the fourth one is multi-legged walking sticks. तो यहाँ पर ये जो 4 आइटम्स दिए हुए हैं दे आर कवर्ड अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेसिबल डिज़ाइन एंड मोबिलिटी एड्स, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको पब्लिश किया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एंड ये इंश्योर करते हैं सेफ्टी, एर्गोनॉमिक्स एंड परफॉर्मेंस को फॉर द पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए अलॉन्ग विथ एल्डरली पीपल, ओके। एंड ये अलाइन करता है हमारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यानी सुगम्य भारत अभियान के साथ में, ओके। तो यहाँ पर चारों ही जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे कवर होते हैं अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेसिबल डिज़ाइन एंड मोबिलिटी एड, ओके। सो डी ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर। टॉकिंग अबाउट द एक्सेसिबल डिज़ाइन, इसका पर्पस क्या होता है? इन्वायरमेंट क्रिएट करना ऐसा जो कि यूजेबल हो बाय ऑल द पीपल इंक्लूडिंग दोज विथ डिसेबिलिटीज़। एंड अमेरिकन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है वो सेट करता है एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड को इन द USA। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं लाइक रैम्प्स, ब्रेल साइंस एंड टेक्टाइल सर्फेसेस। यहाँ पर हमने बात करी ब्रेल की। ब्रेल जो सिस्टम है इट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल इन 1824 ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड रीडर्स हैं हमारे उनको हेल्प मिल सके। इसमें रेस्ड डॉट्स होते हैं दैट आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ अप टू 6 डॉट्स एंड इनको आप वर्ल्ड वाइड लेवल पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वेरिएशंस होती है फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट, ओके। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये हमारी नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है इंडिया के अंदर एंड ये डिफरेंट सेक्टर्स में स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज ऑल 4। मूविंग टू 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? वी हैव टू चेक कि कौन सा पेयर सही है। द फर्स्ट वन गिवन इज हंटा वायरस। डज द प्राइमरी रिजर्वायर फॉर हंटा वायरस इज द rodent.
सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि जो आपके हंटा वायरसेस होते हैं दे आर कैरिड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ माइस एंड रैट्स। ओके, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो आपका हंटा वायरस है ये आरएनए वायरस होता है दैट कैन कॉज द हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम इन द ह्यूमन्स एज वेल। और इसका जो प्राइमरी रीज़न है वो है आपके रॉडेंट्स, यानी कि चूहे। रॉडेंट्स प्राइमरी रिजर्वॉयर हैं फॉर द हंटा वायरसेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो जो हंटा वायरस का आउटब्रेक है इट इज़ ऑफन लिंक टू इंक्रीज्ड रॉडेंट पॉपुलेशन आफ्टर द हैवी रेन। ओके, सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि हंटा वायरस डिजीज़ जो है इसका प्राइमरी रिजर्वॉयर है रॉडेंट। The second one here is Casanor forest disease and the primary vector given is the heart tick। क्या ये सही है? तो yes, क्योंकि जो Casanor forest disease है it is caused by a tick borne flavivirus that is endemic to India। पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था कैसानूर फॉरेस्ट में, जो कि कर्नाटका स्टेट में है, इन द ईयर 1957। दैट्स वाई इट हैज़ बीन नेम्ड लाइक दिस। एंड यहाँ पर वैक्सीन्स भी एग्जिस्ट करते हैं टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ इन हाई रिस्क पॉपुलेशन। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑल्सो डू रिमेंबर दैट कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर। इसको इंडिया के अंदर मंकी फीवर के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, द थर्ड वन इज़ निपाह वायरस एंड द प्राइमरी रिजर्वॉयर गिवन इज़ द फ्रूट बैट। टॉकिंग अबाउट द निपाह वायरस, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो आपके फ्रूट बैट्स हैं ये सर्व करते हैं एज द नेचुरल रिजर्वॉयर फॉर द निपाह वायरस। ओके, तो यहाँ पर तीनों ही पेयर सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3। ओके, now here if we talk about the fruit bat means also you can say it as pteropus bats। so what are these? ये जीनस होते हैं फ्रूट बैट्स के that are commonly known as the flying foxes। एंड ये जो बैट्स हैं दीज आर द नेचुरल रिजर्वॉयर्स फॉर वायरसेस लाइक निपाह एंड इसके अलावा हेंड्रा। ओके, तो ये जो बैट्स हैं इनके पास बहुत बड़े बड़े विंग स्पैन्स होते हैं एंड इनके जो विंग स्पैन्स हैं वो लगभग 1.5 मीटर्स तक के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, निपाह वायरस के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इट कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस इन द ह्यूमन्स एज वेल। सो इट इज़ कॉज्ड बाय द फ्रूट बैट। ओके, सो यहाँ पर तीनों ही पेयर सही थे एंड योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3। Moving to 9th question, in the context of virology, hantaviruses belong to which of the following families? आपको बताना है कि जो वायरोलॉजी है, जो वायरस की स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग हंटा वायरस को हम कौन सी फैमिली में डालते हैं। सो बेसिकली हंटा वायरसेस आपके वायरस के जीन्स हैं इन द फैमिली ऑफ बुनिया विरिडे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो ये जो हंटा विरिडे फैमिली है ये न्यूअर क्लासिफिकेशन है एंड दे आर इन्वेलप्ड एज द RNA वायरसेस जो जाने जाते हैं वेरियस हेमोरेजिक फीवर्स कॉज करने के लिए इन द ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट था, बुनिया विरिडे। ओके, हंटा वायरसेस ट्रांसमिटेड होते हैं ह्यूमंस में मेनली थ्रू रॉडेंट ड्रॉपिंग्स, हमने पीछे देखा, एंड ये कॉज कर सकते हैं आपको हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम विच इज़ अ सीवियर काइंड ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़। एंड इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस RNA जीनोम भी मौजूद होते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द बुनिया विरिडे फैमिली, तो इस फैमिली के जो भी वायरसेस होते हैं ना, इनके पास 3 तरह के RNA सेगमेंट्स होते हैं इन देयर जेनोम। एंड ये जो फैमिली है ये वायरसेस को इंक्लूड करती है विच आर ट्रांसमिटेड बाय द आर्थ्रोपॉड्स लाइक मॉस्किटो एंड टिक्स। एंड इसकी वजह से आपको डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं लाइक द रिफ्ट वैली फीवर डिजीज़ एंड क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। ठीक है, हेमरेजिक फीवर से बाय द वे आप क्या समझते हैं, ये ऐसे फीवर को कहते हैं विच कैन ऑफन कॉज द इंटरनल ब्लीडिंग एंड समटाइम्स ऑर्गन फेलियर एज वेल इन ह्यूमन्स। ओके, एबोला वायरस जो है जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, इट इज़ अ वेल नोन कॉज ऑफ वायरल हेमरेजिक फीवर। तो ये जो फीवर्स हैं इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर आपका होता है विथ इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स तो भी ये कॉज हो सकते हैं। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट RNA वायरस, तो यहाँ पर ये RNA का यूज़ करते हैं एज देयर जेनेटिक मटीरियल इंस्टेड ऑफ DNA। ठीक है, और बहुत सारे RNA वायरसेस हैं जो म्यूटेट करते हैं रैपिड तरीके से। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, बुनिया विरिडे। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, द तत्वमासी, a seminal work interpreting Indian philosophy, Vedas and Upanishad was written by which of the following scholar? आपको बताना है तत्वमासी ये किसने लिखी है, किस स्कॉलर ने। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन, दैट इज़ सुकुमार एजिकोडे। ठीक है, एंड इनका टाइमलाइन है 1926 से लेके 2012। ये कौन सी लैंग्वेज के रिनाउंड लिटरेरी क्रिटिक हैं बेसिकली, तो ये मलयालम लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये रिनाउंड मलयालम लिटरेरी क्रिटिक, ओरेटर और एकेडमिशियन है।
और इनका बहुत ही फेमस वर्क था तत्वमासी, जो इन्होंने 1984 में लिखा था। ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज़ है ऑन इंडियन फिलॉसफी एंड द उपनिषद। इसके लिए इनको बाद में जाके साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा वायलार अवार्ड भी प्रेजेंट किया गया था। बाद में जाके इन्होंने पद्मश्री भी ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था लेने से 2007 में। ठीक है, ऐसा कहते हुए कि ये जो ऑनर्स हैं दे आर डिस्क्रिमिनेटरी एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर तत्वमासी नाम का ये जो वर्क है किसका है? आंसर है सुकुमार अज़ीकोडे का। ओके, तो हमने बात करी प्रोमिनेंट मलयालम लिटरेरी क्रिटिक और ओरेटर हैं, एंड इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है इनके वर्क के लिए इन द मलयालम लिटरेचर। राइट, डू रिमेंबर कि इंडियन फिलॉसफी में 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स होते हैं, इंक्लूडिंग द वेदांता एंड द सांख्या। उपनिषद्स एंशियंट टेक्स्ट हैं दैट आर सेंट्रल टू हिंदू फिलोसफिकल थॉट, एंड महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस थी इट इज़ हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन फिलोसफिकल प्रिंसिपल। ओके, देन हमने यहाँ पर बात करी कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। ये एक प्रेस्टिजियस ऑनर होता है, इंडियन लिटरेरी ऑनर है बेसिकली। 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके थ्रू एक्सेप्शनल लिटरेरी वर्क्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है 24 इंडियन लैंग्वेजेस में। तो बहुत सारे फेमस ऑथर्स हैं जो अब तक इस अवार्ड को अचीव कर चुके हैं, जैसे कि R.K. नारायण वगैरह। ठीक है, देन हमने बात करी पद्मश्री अवार्ड की, तो ये हमारा 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, एज यू नो। ओके, so here the correct answer was B option, Sukumar Azikode. So friends, these were the most important 10 current affairs for today. I really hope you have liked the session. Please let me know in the comment section that how much you have liked this part, and also if you have liked it, please hit the like button. So if you are new to this channel, please watch this series from the first part so that you can be benefited at maximum level. Now we will be meeting again tomorrow. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.